हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं TGT हिंदी का क्वेश्चन पेपर। अगर आप कहें तो मैं 150 के 150 क्वेश्चन भी सोल्व करवा दूंगी, आप कमेंट ज़रूर करके बताएं। लेकिन अभी मैं जो 91 से लेकर 150 तक क्वेश्चन जो हिंदी विषय के हैं उन्हें ही सोल्व करवाऊँगी। ठीक है, मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे थे कि मैम ये क्वेश्चन आप सोल्व करवाइए, तो देखते हैं आज। और एक दो कमेंट और भी थे कि मैम NCERT के कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो सभी का हम विश्लेषण करते हुए आज के इस वीडियो पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे क्वेश्चनों पर भी। तो सभी हमारे साथ बने रहें और देखते रहें। हो सकता है क्योंकि अभी नवंबर में एस्टेट फिर से आने वाला है 2025 वाला, तो उसके लिए आपके कुछ क्वेश्चनों में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहला ही प्रश्न है, प्रश्न नंबर 91 देखते हैं हम। नौकर निबंध किस व्यक्तित्व को लेकर लिखा गया है? अब इसी क्वेश्चन पर हम बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि मैंने संपूर्ण NCERT अपने चैनल पर पढ़ा रखी है, लेकिन फिर भी मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम NCERT पढ़ा दीजिए, मैम NCERT पढ़ा दीजिए। मैं मानती हूँ कि कई सारी क्लासेस के कई सारे जो लेसन हैं वो रह रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने पढ़ा रखा है जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो नवंबर 2025 में जो एस्टेट होगा उसके लिए मैं सारी NCERT फिर से करवा दूंगी। तो NCERT ये TGT का कर रही हैं, तो 6 to 8 तक की जो NCERT है वो आपके पेपर में देखने को मिलेगी, यानी कि 6th, 7th और 8th 3 क्लासेस की। और इन तीनों क्लासेस में बसंत भाग 1, बसंत भाग 2 और बसंत भाग 3 इस नाम से हिंदी की पाठ्य पुस्तक लगी हुई है और सीधी तौर पर प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपने वो वीडियो मेरी एक बार भी देखी होती, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि अगर आप NCERT को डिटेल से नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको क्या करना है कि सभी लेसन जितने, जैसे कि बसंत भाग 1 में जितने लेसन दिए हुए हैं, बसंत भाग 1 6th क्लास के NCERT की पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, तो आपको क्या करना है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपको क्या करना है, जैसे कि बसंत भाग 1 जो है 6th क्लास के NCERT हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, इसके जितने भी लेसन है कंटेंट पर जाइए, ये भी मैंने करवा रखा है। और कंटेंट में आपको चैप्टर का नेम और उसका राइटर नेम अगर आप इतना भी कर लेते तो भी आपके सारे प्रश्न सही होते। अब देखिए यहाँ पर, और मैंने ये भी बताया था थोड़ा सा कि पाठ का नेम, उसका लेखक और उस पाठ को लिखने के पीछे जो है लेखक का क्या उद्देश्य है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके सारे प्रश्न लगभग, आपके अगर 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 3-4 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाते। अब देखते हैं, तो भाई NCERT से क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने कितने बताए थे, जैसे कि मैंने वीडियो डाल रखी हैं कि 5-6 क्वेश्चन जो है NCERT से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आप काउंट कर लेना कि NCERT से कितने प्रश्न हैं। साथ ही ये पेपर सोल्व करवाने से पहले ये भी कहूँगी कि मेरे पास कमेंट है कि मैम TGT हिंदी से जो है एस्टेट की तैयारी हम कहाँ से शुरू करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने अभी प्लेलिस्ट का लिंक डाला था और पोस्ट पर फिर से शेयर कर दूंगी। उसमें सबसे पहली वीडियो सिलेबस की है। सिलेबस जो है HBSC ने जो सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने समझा रखा है कि कितने क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के आते हैं, कितने लिटरेचर से आते हैं, कितने NCERT से आते हैं। और उसके बाद फिर मैंने 1 by 1 क्लास उन पर लिख रखा है, क्लास 1, क्लास 2 हिंदी साहित्य की सभी पर लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ना शुरू कर दें क्लास 1 से, बिल्कुल ठीक है। और उसमें आप ये ना सोचें कि ये TGT के लिए है या PGT के लिए। TGT और PGT दोनों का लिटरेचर सेम है, आप उसे अलग नहीं कर सकते। सिर्फ काव्य शास्त्र के 1-2 टॉपिक हैं जो TGT में नहीं है और PGT में हैं, ठीक है। तो इस बातों पर हम फिर से डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी हम इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 91 देखते हैं कि नौकर निबंध। अब जो नौकर निबंध है ये बसंत भाग 1 में है और बसंत भाग 1 6th क्लास के NCERT में है। ये पाठ है, निबंध किस व्यक्तित्व को लेकर लिखा गया है। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि नौकर जो निबंध है, विधा के दृष्टिकोण से आपसे पूछ लेंगे कि नौकर नामक रचना ये किस विधा, कौन सी विधा है हिंदी की, तो ये निबंध है। यहाँ से प्रश्न याद रखना है, ऐसे भी प्रश्न एस्टेट में पूछे जाते हैं। तो नौकर निबंध किस व्यक्तित्व को लेकर लिखा गया है, तो यहाँ पर ये जिसने भी टिक लगा रखा है ये बिल्कुल गलत है। तो नौकर नामक निबंध में महात्मा गांधी का जिक्र किया गया है, तो इसका आंसर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्योंकि इसमें अगर स्टोरी आपके थोड़ी सी भी ध्यान में है तो एक औरत का जो बच्चा है वो महात्मा गांधी इस चैप्टर में अपना काम खुद करते हुए दिखाए गए हैं इस निबंध में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण किस पर लिखा गया है। अब आप देख रहे होंगे कि हर एक पाठ के पीछे क्या लिखा हुआ है, हर एक रचना के पीछे क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 92, मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण। अब ध्यान रखना है ये जो चैप्टर है, ये जो पाठ है, ये एक संस्मरण है। हो सकता है अगली बार इसी को घुमाकर आपसे पूछ ले। तो विधा के दृष्टिकोण से एक संस्मरण है। किस पर लिखा गया है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। अब देखो इस बच्चे ने ये टिक कर रखा है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये जो संस्मरण है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। लेकिन इसमें ये प्रश्न पूछा है कि किस पर लिखा है, तो ये लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 92 का ऑप्शन 4, फादर कामिल बुल्के। अगर और ये मैंने खूब डिटेल से पढ़ा रखा है ये चैप्टर, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी करवा रखे हैं अगर आपने देखे हो तो, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धूप के धान। अब ये दो जो क्वेश्चन थे ये दोनों एनसीईआरटी से थे, प्रश्न नंबर 91 और प्रश्न नंबर 92 दोनों एनसीईआरटी से थे। आगे हिंदी साहित्य से प्रश्न आता है धूप के धान और शिलापक चमकीले रचनाओं के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 93 का सही आंसर हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर। तो ये प्रश्न जिस बच्चे का भी है, इसके तीनों प्रश्न गलत हैं। अगर थोड़ा सा भी ध्यान से करते हैं तो ये बिल्कुल सही हो जाते। अब ऋतुराज, मंगलेश डबराल और ये दोनों जो हैं इन्होंने एनसीईआरटी के लेसन लिखे हैं। अगर आपने कंटेंट और सिर्फ कंटेंट में लेखक का नाम और चैप्टर के नाम पढ़ा होता तो ऑप्शन आप तुरंत काट देते। इसलिए बेटा हम ये कहते हैं कि बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। मैं बिल्कुल बहुत एक सीक्वेंस से आपके यहाँ पर मैंने क्लासेस डाल रखी हैं, आप उस तरीके से बिल्कुल उस प्लेलिस्ट को पकड़ लें और एक एक क्लास लिखते जाएं, पढ़ते जाएं, आपके नोट्स भी आपके अपने आप तैयार हो जाएंगे, ठीक है। धूप के धान और शिलाफक चमकीले रचनाओं के रचनाकार कौन है। प्रश्न नंबर 93 का आंसर 2 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, गिरजा कुमार माथुर के हैं ये। धूप और धान, नाश और निर्माण, ये सारी जो रचनाएं हैं काव्य है, ये काव्य रचनाएं हैं, तो गिरजा कुमार माथुर की हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 94 और इसका सही आंसर आपको बताना है कि प्रत्यय की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। प्रत्यय की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनना है, यानी कि जो सही प्रत्यय लगे हुए हैं वो तो सही है और जो गलत है वो आपको चुनना है। अब इसमें आपको ऑप्शन देखने हैं, जैसे कि दर्शनीय तो अनीय इसमें दिखाई दे रहा है, पठनीय जैसे पठ धातु है, रमणीय और दर्शनीय, तो ये बिल्कुल सही है। ये भी इस बच्चे ने यही टिक कर रखा है, तो इसके सारे ही प्रश्न गलत हैं। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 94 का अगर सही आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। ये जो विकल्प है ये बिल्कुल गलत है। अगर इस तरीके से हम सभी पर डिटेल से चर्चा करेंगे तो इसकी 2 वीडियो बनेंगे। आगे है षणमासिक, तो इसमें इक प्रत्यय है। नैष्टिक, इसमें भी इक प्रत्यय बिल्कुल सही लगा हुआ है। पारंपरिक, इसमें भी इक प्रत्यय सही लगा हुआ है। तो दाशरथी, मारुति और वाल्मीकि, इन तीनों में ई प्रत्यय है, ये बिल्कुल सही है। अब वैधर्य, वैधुर्य, इसमें यह प्रत्यय नहीं है। क्षत्रिय में से अगर हम ये बाहर निकालें, अगर 3 शब्दों में से आपको एक शब्द के बारे में भी सही से पता है तो ऑप्शन आपको वहीं पर चुनने को मिल जाता है। अगर क्षत्रिय में ये निकाल दे तो क्षत्रिय शब्द बन गया और ये कोई शब्द आपका नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है तो 94 का 2 ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि ये संप्रदाय आते हैं, सारे संप्रदाय मैंने अपने चैनल पर पढ़ा रखे हैं, ये भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं और भक्ति काल की जब आप वीडियो देखेंगे तो एक एक संप्रदाय आपको देखने को मिल जाएगा। तो 6 संप्रदाय हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है और 6 के नाम करें बिल्कुल आसान है, ये पेपर कोई मुश्किल नहीं है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो इसका 95 का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, गोस्वामी हित हरिवंश। ये प्रश्न भी इस बच्चे का गलत है, तो गोस्वामी हित हरिवंश, इसका ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा 95 का। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 96, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है। अब छायावाद के 4 महान स्तंभ हैं,
अगर आपको पता हो तो। इसमें है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो सारों की जो है बहुत ज़्यादा रचनाएं नहीं है। अब 4 ऑप्शन हैं, पल्लव, वाणी, परिमल, शंख ध्वनि। कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है? प्रश्न नंबर 96 का जो है सही विकल्प हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 96 में क्या है कि जैसे कि 3 रचनाएं हैं, इन्होंने प्रश्न ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है। तो 3 रचनाएं छायावाद की हैं, पल्लव, परिमल और वाणी। ठीक है, पल्लव ग्रंथि, वीणा ये सारी उसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की। परिमल भी ठीक है निराला जी की है, और वाणी जो है ये भी सुमित्रा नंदन पंत की है। तो शंख ध्वनि जो है ना ये छायावाद की नहीं है। फिर भी मेरे पास जितनी बुक हैं उसमें ये रचना नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, दिए गए विकल्प में से आपको सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जिसमें है, अब उसका कौन सा आपका आंसर माना जाता है। वैसे आपके आंसर की बात करो तो ऑप्शन 3 को इसमें सही माना गया है। ठीक है, लेकिन इसमें बी और डी है, तो बी जो है ये वाणी जो है ये तो वही छायावाद की रचना है। इस पर आप देख लेना। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अब ये बताना है आपको कौन सी रचना किसकी है। प्रश्न नंबर 97 का यहाँ पर जो कूट है वो आपको मिलाना है कि कौन सी रचना किसकी है। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊंगी। यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर की इनमें से कौन सी रचना है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर की है इसमें आत्मत्राण, ए का तीसरा। तो ए का तीसरा अभी ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर कट हो जाते हैं। इन ऐसे में आपको मिलान करने वालों में क्या करना है कि जो रचना आपको अच्छे से पता है उसे आप सबसे पहले टिक कीजिए। ये फिर से देखो एनसीईआरटी में से है, श्याम एक किसान, ये भी एनसीईआरटी का चैप्टर है। और इसमें जो है बी का हो जाएगा फर्स्ट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का हो जाएगा श्याम एक किसान, ये कविता है और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखी है। तो बी का जो है फर्स्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर सुमित्रा नंदन पंत का हो जाएगा ये इसमें से पर्वत प्रदेश में पावस। और लास्ट जो बच गया एक, ये भवानी प्रसाद की मिश्र की ये कठपुतली। ठीक है, तो डी का 4th। और ये भी एनसीईआरटी में से, तो ये प्रश्न भी आप एनसीईआरटी अगर पढ़ रखे हैं तो आप इसे सही कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। तुम क्या समझते हो? ये क्वेश्चन पेपर मेरे को किसी बच्चे ने भेजा है अड्डा 247 पर से उठाकर। तो कोई ये ना समझे कि मैम मुझे ही समझ रही है कि मेरे प्रश्न गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन है तो किसी कैंडिडेट का ही। प्रश्न नंबर 98 है, तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। उक्त वाक्य किस रचना का अंश है? प्रश्न नंबर 98 का आपको सही आंसर करना है। तो पाने की कहानी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर, और प्रश्न नंबर 99। ये प्रश्न है स्थापना, और मतलब एक इसमें तर्क दिया गया है द्विवेदी युग में। तो इसमें स्थापना में क्या दिया गया है? द्विवेदी युग में प्रबंध रचना की प्रवृत्ति के कारण खंड काव्य एवं महाकाव्य अधिक लिखे गए। प्रश्न नंबर 99। तो इसी उसके संदर्भ में तर्क क्या दिया गया है? इसी प्रवृत्ति के कारण मिलन, पथिक, स्वपन आदि खंड काव्य लिखे गए। तो यहाँ पर 99 का जो आंसर है वो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही है। यानी कि दोनों ही जो बातें हैं बिल्कुल सही कही गई हैं कि द्विवेदी युग में प्रबंध रचना की प्रवृत्ति के कारण। तो ये इसकी एक विशेषता है, द्विवेदी युग की विशेषता भी हमने करवा रखी है चैप्टर इसमें चैनल पर। तो प्रबंध रचना इसकी एक विशेषता थी इस काल की, जिसके कारण खंड काव्य एवं महाकाव्य अधिक लिखे गए। तो ये जो मिलन, पथिक, मानसी, स्वपन, ये जो रचनाएं हैं ये सारी खंड काव्य हैं। तो दोनों ही तर्क जो हैं बिल्कुल सही है, और ऑप्शन 4 जो है इसका सही हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र किस पर लिखा गया है? ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी के काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं।
प्रश्न नंबर 100 का जो सही आंसर है ऑप्शन 2, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 101 पर पहुँचते हैं हम और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को रचनाकारों एवं रचनाओं से सुमेलित कीजिए। तो इसे भी इसके जो कूट है वो आपको दिखाई देने चाहिए, तभी आप इन्हें मिला पाएंगे। और तो पहले आप ये पढ़ लें प्रश्न नंबर 101। तो प्रश्न नंबर 101 है, इसमें कुछ काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं और उनके रचनाकार दिए गए हैं। काव्य पंक्तियों को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। सभी काव्य पंक्तियों को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहली पंक्ति है, गाकर गीत विरह के तटिनी देववती बहती जाती है, दिल दहलाकर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तो ये पंक्ति हरिवंश राय बच्चन की ही है। तो ए का जो है फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। उसके बाद है, चल रहा मनुष्य है अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ। ये रामधारी सिंह दिनकर की ही पंक्ति है। तो जो जिसके सामने दिया गया है वही इसका राइट आंसर है। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी डहा आ रहा। तो ये जो पंक्ति है ये मैथिली शरण गुप्त की है। उसके बाद एक लास्ट पंक्ति और बचती है और उसका आंसर भी उसी के सामने है। चलो अभीष्ट मार्ग से सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। तो ये पंक्ति अरुण कमल की नए इलाके में, ठीक है, ये इसकी है। बिल्कुल इनके सामने इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले का ए, बी का दूसरा, सी का तीसरा, जो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न नंबर 2 जो है फिर ये भी उसी तरीके का प्रश्न है। निम्नलिखित पंक्तियों को संबंधित रचना से सुमेलित करना है। प्रश्न नंबर 102 का आपको सही कूट तो जो है नेक्स्ट पेज पे है। तो यहाँ पर हम पंक्तियाँ देख लेते हैं। तो ए का जो है, हम जब पहली पंक्ति हम पढ़ेंगे इसमें, हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन से उसमें से है, दो बैलों की कथा प्रेमचंद ने लिखी है, ये कहानी है, ये भी एनसीईआरटी की है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। तो इसका ए का जो है ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति है, देखते हो यह यूथ भ्रष्ट है, रोज़ फुदकती है ठीक यही आकर, मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। ये मैना वाले चैप्टर में से है और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, ये एक कुत्ता और एक मैना। तो ये भी एनसीईआरटी में से है, एक कुत्ता और एक मैना। ठीक है, यहाँ से बी का जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद तीसरी पंक्ति देखते हैं, हमारी कुल देवी दुर्गा थी, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। तो सी का जो है फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये मेरे बचपन के दिन, यहाँ से है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, तुम फोटो का मैं तो नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। ये प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ में से लिया गया है और ये देखो ये ऑप्शन भी यही दिया गया है इसमें। अगर आपने चैप्टर के नेम भी पढ़ रखे हो ना तो भी आप समझ जाते, थोड़ा सा तुक्का भी बिड़ाते तो भी आपको पता चल जाता। तुम फोटो का मैं तो नहीं समझते, इसका ऑप्शन जो 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103। तो आसान तो नहीं कह सकते, जिसने सारा पढ़ रखा है वही इसे कर सकता है। फिर से वही प्रश्न है, स्थापना और तर्क वाला प्रश्न नंबर 103 और 103 का जो है सही आंसर होगा वो पढ़ते हैं, देखते हैं। छायावादोत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है। छायावाद के बाद जो आए 3 कवि हैं उसमें हरिवंश राय बच्चन, नरेश मेहता और एक और है। तो इसमें तर्क दे रखा है, उसमें कवि के निजी संवेदानुभवों को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला। इसमें आपको सही आंसर बताना है 103 का। तो इसमें जो है दोनों ही गलत हैं, ये ऑप्शन ए इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104। इसमें भी यही स्थापना और तर्क हैं, तो यही आपको बताना है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को स्मॉल कर देती हूँ यहाँ पर। फिर देखते हैं स्थापना में है प्रश्न नंबर 104 में, निराला की कविता का शुभारंभ मुक्त व्रत से होता है। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष 1926 है और ये मुक्त व्रत में है। मुक्त व्रत का मतलब है कि निराला ने ये बात कही थी कि कविता को भी छंद मुक्त होना चाहिए, तो ये छंद मुक्त होने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 104 का सही ऑप्शन जो है दूसरा हो जाएगा। ए गलत है और बी सही है, यानी कि ये गलत है। जूही की कली लगभग मेरे ख्याल से 1916 में प्रकाशित हुई थी, 1926 में नहीं हुई थी, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। और तर्क जो है बिल्कुल सही है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है, और कविता की मुक्ति है छंदों के शासन से अलग हो जाना, और ये बात निराला ने कही थी। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया, तो ये तर्क बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 105 की तरफ, और 105 में है, कारक दृष्टि से एक विकल्प अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न विकल्प को आपको चुनना है। भिन्न विकल्प को आपको चुनना है। प्रश्न नंबर 105 का सही आंसर देना है। अब ये पढ़िए, जो इन चारों में से सबसे अलग है वो आपको छांटना है कारक के दृष्टि से। कौन से? कारक दृष्टि से एक विकल्प अन्य तीनों से अलग है। कानों सुनी बात, ऑप्शन ए है, कानों सुनी बात सदैव सत्य होती है। राधा ने चाकू से सब्जियां काटी। महेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। महेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। मैं काम से जा रही हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे अलग छांटना है। इसमें ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। महेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। अब कानों सुनी बात सदैव सत्य होती है, जरूरी तो नहीं है। राधा ने चाकू से सब्जियां काटी, मैं काम से जा रहा हूँ। ठीक है, और तो इसमें ऑप्शन जो 3 है ये सबसे अलग है। रचना और रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प विषम है, ये आपको बताना है कि कौन सी रचना किसके साथ सही नहीं है। प्रश्न नंबर 106 का सही आंसर करना है। तो इसमें है प्रश्न नंबर 106 का जो सही विकल्प नहीं है, कैदी और कोकिला। ये किसने लिखी है? आप सभी को पता है कैदी और कोकिला किसकी रचना है, ये माखनलाल चतुर्वेदी की है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 106 में सही विकल्प आपको विषम विकल्प को चुनना है, मतलब किसका मिलान किसके साथ सही नहीं किया गया है। तो कैदी और कोकिला ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। त्रिधारा और मुकुल जो है ये दोनों रचनाएं सुमित्रा कुमारी चौहान की है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और नीम का पेड़ जो है ये भी राही मासूम राजा की रचना है, तो इसका ऑप्शन जो है 3 सही आंसर हो जाएगा। मतलब ये विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ईश्वर की आंख जो रचना है ये निर्मल वर्मा की नहीं है। तो 106 का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, प्रसाद की रचना आत्मकथ्य। अब आत्मकथ्य ये भी एनसीईआरटी है, वही टीजीटी की है, लेकिन ये 10th में है ये। ठीक है, 10th की एनसीईआरटी है, तो आपको सारी 9th और 10th की एनसीईआरटी भी टीजीटी वालों को पढ़ लेनी चाहिए, उसमें से भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 107 का सही ऑप्शन आपको छांटना है। पहले चारों ऑप्शन ढंग से पढ़ने हैं। आत्मकथा लिखने की असहमति के तर्क से आत्मकथ्य कविता पैदा हुई है। दूसरा ऑप्शन है, ये कविता पहली बार 1935 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। असंगत कथन को छांटना है आपको। ठीक है, 107 का तो ये है। इस तीसरा ऑप्शन है, इस कविता में जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। चौथा ऑप्शन है, कविता में ललित सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया गया है। तो 107 का जो है ना बी ऑप्शन जो है ये असंगत है, ये इसके बारे में सही जानकारी नहीं देती है। बाकी जो 3 पॉइंट है ये बिल्कुल सही है, और ये 10वीं की एनसीईआरटी की बात है। आत्मकथ्य कविता 9th या 10th में है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 108, और इसका सही आंसर आपको बताना है। द्विकर्मक क्रिया के कथन में संगत है, यानी कि आपको ऐसा वाक्य बताना है जिसमें द्विकर्मक क्रिया हो, 2 कर्म हो। प्रथम उसके बारे में 3-4 कथन दे रखे हैं, पढ़ना है, सोचना है और फिर आपको टिक करना है। प्रथम कर्म अप्राणीवाचक होता है और द्वितीय कर्म प्राणीवाचक होता है। प्रश्न नंबर 108 का सही आंसर
कथन में संगत है वो छांटना है। प्रथम और द्वितीय क्रम प्राणीवाचक होते हैं, प्रथम और द्वितीय क्रम अप्राणीवाचक होते हैं, प्रथम क्रम प्राणीवाचक होता है और द्वितीय क्रम अप्राणीवाचक होता है। तो प्रश्न नंबर 108 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। प्रथम क्रम जो है प्राणीवाचक होता है और द्वितीय क्रम जो है अप्राणीवाचक होता है, ये बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 108। तो आज की वीडियो में 110 तक ही करेंगे, आगे फिर मैं कल और करवा दूंगी आपको। आपके काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि अभी स्टार्ट करवा देती हूँ। चांद से थोड़ी सी गप्पे, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कविता में लड़के ने चांद के घटने बढ़ने का क्या कारण बताया? प्रश्न नंबर 109 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि एक बीमारी है चांद को घटने बढ़ने की। तो आपको अपने हिसाब से नहीं बताना, आपको कविता के हिसाब से बताना है। तो वो लड़की कहती है कि चांद को भी एक बीमारी है, ये घटता बढ़ता रहता है। तो 109 का जो सही ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निरंजन मालवीय के विषय में असंगत कथन है। प्रश्न नंबर 110 का सही आंसर करना है आपको। चारों ऑप्शन ढंग से पढ़ने हैं। मालवीय का जन्म 9 मार्च 1952 को है। असंगत कथन, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, असंगत कथन छांटना है। तो मैं आपको पहले इसमें बता देती हूँ कि असंगत कथन जो है तीसरा है। मालवीय का जन्म, यानी कि 3 जो कथन दे रखे हैं ये बिल्कुल सही हैं और ये जो कथन है वो असंगत है। तो मालवीय का जन्म 9 मार्च 1952 को हुआ था। मालवीय ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियाँ लिखी हैं और मालवीय ने रेडियो विज्ञान पत्रिका ज्ञान विज्ञान का संपादन किया। जो ऑप्शन 3 है ये असंगत है। ठीक है, 110 प्रश्न हमारे यहीं पर हो जाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्व करवा दूंगी। धन्यवाद।